कुछ अर्सा पहले मेरे एक पुराने दोस्त से मेरा राब्ता हुआ फेसबुक पे और मैंने उसको ऐड किया और उसने मुझे फेसबुक पे ऐड किया। और ऐड करने के बाद जब मैंने उसका टाइमलाइन देखा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि वो कुछ ऐसी पोस्ट्स कर रहा था जिसके ऊपर वो रिलीजन्स का मजाक उड़ा रहा था। एक ही बात बोल रहा था कि रिलीजन्स जो हैं वो आउटडेटेड है। मैं एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम रिलीजन्स की बात कर रहा हूं। तो मुझे थोड़ी हैरानगी हुई। मैंने उसको राब्ता किया, उसको मैंने इनबॉक्स में मैसेज किया और मैंने उससे पूछा कि खैरियत है, ये तुम क्या पोस्ट कर रहे हो? तो उसने कहा कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया हुआ हूं और ऑस्ट्रेलिया आके मैं मुसलमान था पहले, लेकिन अब मैं एथियस्ट में कन्वर्ट हो गया हूं और वो मरज़ई बन गया था बेसिकली। और उसने मुझे बोला कि मैं अब किसी किस्म के रिलीजन पे यकीन नहीं रखता और मैं खुदा की जात पे नाउजुबिल्ला यकीन नहीं रखता। तो मैंने उसको एक बात बोली, मैंने उसको बोला कि तुमने अपनी कब्र में जाना है, तुम्हारा अपना हिसाब किताब है, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम जो मर्जी यकीन करो, लेकिन एक इंसानियत के नाते तुम किसी भी रिलीजन का मजाक नहीं उड़ा सकते। ये एक अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। और ये मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि ये मेरी ऐसी पहली डिस्कशन या डिबेट नहीं है। मेरी इससे पहले भी मरज़इयों के साथ या एथिस्ट्स के साथ डिस्कशन हो चुकी है और मेरी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी दुबई में, इवन यूएस में, और अब इटली में भी मुझे सामना करना पड़ा है ऐसे लोगों का। और रिसेंटली मेरी एक मुलाकात हुई है एक औरत से, और वो औरत काम करती है बहुत बड़े ओहदे में यूनाइटेड नेशंस में। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि वो दुनिया में 6 बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका ताल्लुक मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से है, और वो उनमें से एक है। और वो भी मेरी स्टूडेंट है, मैं उसको ट्रेनिंग भी करवाता हूं, उसकी न्यूट्रिशन को भी देखता हूं। तो उसने मुझे बड़ा क्लियरली बोल दिया था कि मैं एथियस्ट हूं, मेरा बैकग्राउंड है जूडाइज्म से, यानी मैं यहूदी फैमिली से ताल्लुक रखती हूं, लेकिन अब मैं एक एथियस्ट हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो आपका ऐसे लोगों से टाकरा होगा ही होगा। आपको नॉलेज के साथ उनसे डिबेट करनी है। आप रिलीजन से उनके साथ डिबेट नहीं कर सकते, उनको आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी, उनको आपको साइंस से हराना पड़ेगा। और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप भी इन लोगों से डिबेट कर सकते हैं और इनकी बातों का जवाब दे सकते हैं। अब दोस्तों मेरी उस दोस्त से मेरी बात हुई, उसके अलावा इस लेडी से मेरी बात हुई और भी काफी लोगों से मेरी बात हुई। तो मुझे जो समझ आई इनके अकीदे की, ये अल्लाह ताला की जात पे नाउजुबिल्ला यकीन नहीं रखते और इनके मुताबिक हर चीज कायनात में रैंडम है। तो दोस्तों ये लोग प्रोबेबिलिटी पे और रैंडमनेस पे बहुत यकीन रखते हैं। इनके मुताबिक कायनात को कोई नहीं कंट्रोल कर रहा। ये एवोल्यूशन में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं कि हर चीज रैंडमली इवॉल्व हुई है सर्वाइवल के लिए, और आप जो भी चीजें कायनात में देखते हैं ये अपने ओन पे वजूद में आ गई हैं, टकराव से, रैंडमनेस से, बिग बैंग से। इनके मुताबिक कोई भी सुपीरियर पावर नहीं है जो किसी भी चीज को कंट्रोल कर रही है। अब मैंने इन लोगों से बात की तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चीज के ऊपर होमवर्क करूंगा और इंफॉर्मेशन गेन करूंगा ताकि मैं इनसे प्रॉपरली डिबेट कर सकूं। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि आप इन लोगों को सिर्फ साइंस से या लॉजिक से कायल कर सकते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि कोई भी चीज इनकी आंखों के सामने नहीं है ये उसको नहीं मानते। उसकी बेसिस पे अगर आप इनको बोलेंगे कि भाई ऑक्सीजन भी आपको नजर नहीं आती लेकिन वो मौजूद है, तो वो कहेंगे हाँ वो मौजूद है क्योंकि साइंस ने उसको प्रूव किया है। तो आप इनको बीट कर सकते हैं, इनसे डिबेट कर सकते हैं लॉजिक और साइंस के साथ। इसी टॉपिक पे मेरी स्टूडेंट से भी मेरी बात हुई और मैंने उससे पूछा कि तुम प्रोबेबिलिटी और रैंडमनेस में मानती हो? कहती है बिल्कुल। मैंने कहा अगर तुम एक डाइस फेंकोगी, डाइस की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जो कि लूडो में यूज होता है, आप डाइस फेंकते हैं उसमें 1 से 6 के दरमियान वैल्यूज आती हैं। मैंने उससे बड़ा आसान सवाल पूछा, मैंने कहा अगर तुम डाइस फेंकती हो तो उसमें 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो उसने कहा 1/6। तो इस बात पे मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, तुम्हें तमाम आउटकम्स और रिजल्ट्स का पता है? कहती है हाँ बिल्कुल। इस तरह हम हर चीज को कवर कर सकते हैं, हर चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैं इसीलिए बोलती हूँ कि साइंस ही सब कुछ है और हर चीज रैंडम है। तो मैंने कहा अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा मैं एक रेगिस्तान में खड़ा हूं और मैं डाइस को रोल करता हूं, मैं फेंकता हूं, और रेगिस्तान में रेत में अगर वो डाइस गिरता है यानी अपनी एक नोक पे गिरता है और वहीं पे रुक जाता है, तो उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दोस्तों इस बात पे वो खामोश हो गई और सोचना शुरू हो गई और मुझे बोली कि तुमने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। तो मैंने उसको बोला मैं यहां पे तुम्हें हराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एज ए इंसान
हमें सारे आउटकम्स का कभी भी नहीं पता होगा। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में इतनी नॉलेज है और हमारे पास उस नॉलेज का एक कतरा भी नहीं है। तो आप कभी नहीं ये कह सकते कि मेरे पास तमाम आउटकम्स की नॉलेज है, मुझे तमाम प्रोबेबिलिटीज के आंसर्स आते हैं। यूनिवर्स में इतनी ज्यादा चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, तो तुम कैसे कह सकती हो कि अल्लाह ताला की जात नहीं है। और दोस्तों, यहां पे कहानी खत्म नहीं होती, मैं आपको और भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दूंगा। अब दोस्तों, मेरे इस सवाल के बाद वो सोच में पड़ गई और मैंने उससे दोबारा सवाल किया। मैंने कहा, तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पता है? कहती है बिल्कुल। मैंने कहा, फिर तुम्हें पता होगा कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो ट्रांसफर हो जाती है लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। कहती है हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, तो मुझे एक बात बताओ, आज तक साइंसदान इस चीज का पता नहीं चला सके कि ये क्यों होता है, लेकिन जब एक इंसान की बेस बनती है, यानी एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है और एग फर्टिलाइज होता है, उस टाइम पे एक स्पार्क क्रिएट होता है बहुत बड़ा, और वो स्पार्क होता है जिंक एटम्स का। और वो थोड़े से जिंक एटम्स नहीं होते दोस्तों, वो 20 बिलियन जिंक एटम्स होते हैं। और वो 20 बिलियन जिंक एटम्स का बहुत बड़ा स्पार्क होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, लेकिन आज तक साइंटिस्ट इस चीज को समझ नहीं सके कि ये स्पार्क क्यों होता है। और दोस्तों, उसी स्पार्क से लाइफ की बुनियाद रखी जाती है, सेल्स मल्टीप्लाई करना शुरू होते हैं और 9 महीने बाद एक बच्चा जन्म लेता है। अब दोस्तों, मेरे सवालात का उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैंने उसको बोला रुको जरा, सब्र करो, मेरे पास एक और सवाल है। मैंने कहा, उस स्पार्क की इग्निशन से हम दुनिया पे तो आ गए। मैंने कहा, लेकिन तुम कहती हो कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये साइंस है। कहती है बिल्कुल। मैंने कहा, इस दुनिया में हम आए, हमारे अंदर वो एनर्जी है, उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा सच है, लाइफ का बहुत बड़ा सच है कि हमारी डेथ हो जाती है। मैंने कहा, हमारी डेथ के बाद वो एनर्जी कहां जाती है? मैंने कहा, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकती। अब मेरी ये बात सुन के वो खामोश हो गई, लेकिन मैंने उसको बोला, अच्छा इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे से एक और इंटरेस्टिंग सवाल करता हूं, क्या तुम फरिश्तों और जिन्नात को मानती हो? कहती है नहीं, एज एन एथीस्ट, क्योंकि हमने ये चीजें कभी देखी नहीं तो हम इन चीजों को नहीं मानते। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन तुम साइंस को तो मानती हो ना? कहती है हाँ मैं साइंस को मानती हूं। मैंने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारी विजुअल रेंज, यानी हमारी देखने की सलाहियत 430 टेराहर्ट्ज से लेके 770 टेराहर्ट्ज के दरमियान है, यानी इस रेंज के अलावा हमें कोई भी चीज नजर नहीं आएगी जो इस रेंज में फॉल नहीं करती। कहती है मुझे नहीं पता था इस बारे में। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये हमारी विजुअल रेंज है। अगर इस दुनिया में या यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर लाइट पड़ेगी और उसके बाद जो वेवलेंथ उससे एमिट होगी वो हमारी विजुअल रेंज के बाहर है, तो हमें वो चीज नजर नहीं आएगी। तो मैंने कहा, तुम दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि जिन्नात नहीं है या फरिश्ते नहीं हैं? तो आगे से फिर वो चुप हो गई। मैंने कहा अच्छा रुको, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक और सवाल है मेरे पास। मैंने फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन के बारे में पता है? SHC के बारे में जानती हो? कहती है मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत तो सुना है, लेकिन ज्यादा डिटेल नहीं है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि SHC या स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन क्या बला है। दोस्तों, स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन ये है कि अचानक इंसान की बॉडी जल के राख हो जाए। साइंसदानों ने इसके बहुत से केसेस रिपोर्ट किए हैं, नोट डाउन किए हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये क्यों होता है या कैसे होता है। अब एक रीसेंट केस है 2 साल पहले का, जब एक औरत के साथ स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन का केस हुआ। उसकी बॉडी जल के राख हो गई, उसके अपने घर में, उसके अपने लिविंग रूम में। एक ह्यूमन बॉडी को जल के राख होने के लिए 3000 डिग्रीज का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, और 3000 डिग्रीज का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि पूरा घर जल के राख हो जाना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने उसके घर में जाके देखा तो जिस वो सोफे में बैठी हुई थी, वो सोफा थोड़ा बहुत जला हुआ था और पूरा का पूरा लिविंग रूम इंटैक्ट था, यानी बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद था, लेकिन उसकी बॉडी जल के राख हो गई। अगर आप माफाकुल फितरत चीजों को नहीं मानते तो आप साइंस से इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? और दोस्तों, मेरी ये सारी बातें सुन के मेरी स्टूडेंट खामोश हो गई और सोचने पे मजबूर हो गई, और उसने बोला हाँ, तुम्हारे से बात करने के बाद मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद कोई सुपीरियर बीइंग हो, शायद जिन्नात भी मौजूद हों, शायद फरिश्ते भी मौजूद हों। मुझे तुमने सोचने पे मजबूर कर दिया। और दोस्तों, मेरा यही मकसद था और मैं उस चीज में कामयाब हुआ। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करें और आपकी बाहर जाके काफी ऐसे लोगों से डिस्कशन होगी, डिबेट होगी जो कि एथिस्ट्स हैं। और दोस्तों, ये अभी सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास टाइम लिमिटेड है और ये वीडियो की लेंथ लिमिटेड है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक
एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।